हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पिछले क्लास में हम इंडियन पॉलिटी के तहत राज्यपाल का पार्ट 1 पढ़े थे और आज पढ़ेंगे पार्ट 2। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। ये राज्यपाल त्यागपत्र किसे देंगे, राज्यपाल त्यागपत्र किसको देंगे, तो वो देंगे प्रेसिडेंट को। अब राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाएगा ये भी आपको याद रखना है, तो हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस। ठीक है, राज्यपाल को हटा कौन सकता है, प्रेसिडेंट। तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे राज्यपाल की कार्य और शक्तियां। तो चलिए आज आगे चलते हैं। राज्यपाल की कार्य और शक्तियां, यह है आपका राज्यपाल की कार्य और शक्तियां। अब हम एक एक चीज को, एक एक बिंदु को इसमें लिखा हुआ है, आप आराम से पढ़िएगा और एक एक चीज आपको मैं बताते चलता हूं। सबसे पहले देखिए राज्यपाल की कार्य और शक्तियां। ब्रिटेन से अपनाई गई संसदीय प्रणाली को भारत में अप्लाई किया गया है। तो भारतीय संविधान जो बना है उसमें 1935 का जो अधिनियम है सबसे ज्यादा प्रभावी वो है, क्योंकि वहां से लगभग 200 से अधिक अनुच्छेद या तो वैसे ही रूप में लिए गए हैं या थोड़े चेंज करके रखे गए हैं। मतलब कहने का मतलब 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था वहां से 395 में से 200 से भी अधिक संविधान के अनुच्छेद हमने रखे हैं। उसके अलावा काफी देशों का, 60 देशों के संविधान को हमने पढ़ा था। हमने मतलब हम ही ने तो बनाया संविधान, हमने वोट किया था ना। 10 लाख की आबादी पर एक वोट लेना था, है ना। तो उसके आधार पे फिर संविधान सभा बनी, 389 मेंबर थे। फिर वो 60 से अधिक देशों के संविधान का अध्ययन किया, तब जाके संविधान बनाया। खैर, ब्रिटेन से अपनाई गई संसदीय प्रणाली को भारत में अप्लाई किया गया है। संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है कि संसद होगी और उसी के तहत सरकार मतलब उसी संसद क्या है, वो नियम कानून बनाने का काम करती है। और संसदीय शासन प्रणाली में जो राष्ट्राध्यक्ष होंगे वो प्रेसिडेंट होंगे। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अतः राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। ठीक है, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल क्यों होता है, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। उसी तरह देश की बात करें तो देश की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। तथा राज्य के सभी कार्य उसी के नाम से किया जाता है। मैंने कल पिछले वाले वीडियो में बताया भी था, एक एग्जांपल देखिए। आर्टिकल 163 कहता है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगा, मंत्री परिषद होगी। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी, मंत्री परिषद होगी। यहाँ राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी, मंत्री परिषद होगी। अब मंत्री परिषद, एक चीज समझ लीजिए, मंत्री परिषद में एक चीज आपको बता देते हैं। मंत्री परिषद एक्चुअली होती क्या है। मंत्री परिषद में देखिए कौन कौन आते हैं। हम सेंटर वाला, या चलिए यही वाला बता देते हैं। ये इसमें आएंगे आपके सीएम, चीफ मिनिस्टर, प्लस कैबिनेट मंत्री। सीएम दो बार हो जा रहा है ना, प्लस कैबिनेट मंत्री। कौन मंत्री, कैबिनेट मंत्री। ठीक है, प्लस राज्य मंत्री, प्लस उपमंत्री। ये आते हैं इसमें, किसमें, उपमंत्री। इन सारे चीजों को मिला के मंत्री परिषद का निर्माण किया जाता है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मंत्री परिषद का आकार मतलब लोकसभा का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो विधानसभा से फिर यही उसी तरह है, विधानसभा में भी मंत्री परिषद का आकार 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो मंत्री परिषद में सीएम, मंत्री के तीन भेद, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। ये होते क्या है, तो जैसे सीएम है, सीएम अभी कौन है, चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को, मतलब हेमंत सोरेन के टीम में कौन कौन होंगे, तो देखिए कैबिनेट मंत्री का कहने का मतलब कि जैसे मतलब स्वच्छता मंत्री हैं, है ना। और ग्रामीण विकास मंत्री, तो पूरे ग्रामीण विकास, झारखंड के पूरे ग्रामीण विकास के वो हेड होंगे। तो कैबिनेट मंत्री अपने विभाग के हेड होते हैं। राज्य मंत्री इनकी सहायता के लिए होते हैं, उपमंत्री भी इनकी सहायता के लिए होते हैं। ठीक है, राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान है, सिर्फ कूटनीतिक, सैन्य और मृत्युदंड को छोड़कर, आपातकालीन शक्तियों को छोड़कर और मृत्युदंड को छोड़कर। तो कूटनीतिक, देखिए कूटनीति क्या है, विदेश के साथ आप संबंध स्थापित कर रहे हैं तो वहां पे कूटनीति दिखानी पड़ती है, तो वो सारा चीज नहीं है। सैन्य बल भी इनके पास, सैन्य पावर नहीं है। मतलब कहने का मतलब कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो सेना कमांडर होते हैं, सेना के प्रमुख होते हैं। तीनों थल, जल, वायु, ये तीनों के हेड होते हैं वो।
और तीनों के प्रमुख की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो वैसा राज्यपाल के पास नहीं है। इमरजेंसी पावर जिसका वर्णन आर्टिकल 352 से 360 तक किया गया है, 3 प्रकार के इमरजेंसी पावर है, तो वो प्रेसिडेंट के पास नहीं है। भारत कोकिला, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, भारत कोकिला कहा जाता था सरोजिनी नायडू को, और इन्होंने कहा था राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। मतलब राज्यपाल सोना की खूब बढ़िया पिंजरा बना दिए, उसमें चिड़िया को डाल दीजिए, अरे वो है तो बंधन में ही ना। आजादी के हलवे से, गुलामी के दास्ते से, गुलामी के हलवे से आजादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं। गुलामी के हलवे से, हलवा बहुत अच्छा चीज होता है, गुलामी के हलवे से आजादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं। तो राज्यपाल क्या है? सोने की पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। कहने का मतलब राज्यपाल के पास खुल के पावर नहीं होता है। मैंने क्या बोला? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल पद ग्रहण करते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं। मेरे सामने जैसे एक लड़का है, मान लिया मदन को मैं राज्यपाल, मैं अभी प्रेसिडेंट हूं, कुछ पल के लिए मान ले, मदन को मैंने क्या राज्यपाल नियुक्त किया। अब मदन का एक्टिविटी कुछ भी मुझे खराब लगा या संविधान का अतिक्रमण किया या कुछ भी, मुझे जब मर्जी होगा उसको हटा देंगे, उसके लिए कोई विशेष नहीं। प्रेसिडेंट कोई गलती करता है तो उसके लिए महाभियोग, इंपीचमेंट लानी पड़ती है, बहुत बड़ा प्रोसेस है, वो इतना आसान है भी नहीं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, सरोजिनी नायडू न केवल यूपी की बल्कि भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल रही थी, ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए, और ये महिला राज्यपाल, इनका कार्यकाल रहा 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949। और इनका नाम, सरोजिनी नायडू का नाम ऐसे ही मत लीजिए, मतलब बहुत इनका आंदोलनों में बहुत बड़ा रोल था भारतीय स्वतंत्रता के लिए। एक और बात याद रखिएगा, यूपी की प्रथम महिला सीएम तथा देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, मैंने पिछले क्लास में बताया भी है, सुचेता कृपलानी। ये याद करने के तरीके भी मैंने बताए थे। राज्यपाल की शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर, विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स, उसके बाद न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर, वित्तीय फाइनेंशियल पावर, और विवेकीय को बोलते हैं अंग्रेजी में, कुछ बता देता हूं थोड़ा देर में। कार्यपालिका शक्तियां, अब ध्यान दीजिए, कार्यपालिका शक्तियां क्या क्या राज्यपाल के पास है वो देखिए। एग्जीक्यूटिव पावर्स में क्या होगा? आर्टिकल 154, आर्टिकल 154 का खंड 1 कहता है, ये क्या है? खंड। अब देखिए एक चीज और आपको समझाते चलूं मैं, यहां पे देखिए, जैसे ये है आर्टिकल, अगर हम इसकी बात करें आर्टिकल की, ये है आर्टिकल, ठीक है। तो आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, जैसे अनुच्छेद 1, तो एक अनुच्छेद एक मतलब नियम की व्याख्या करता है, ठीक है। जैसे इंडिया दैट इज भारत शाल बी यूनियन ऑफ द स्टेट, मतलब इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, तो आर्टिकल हुआ। अब अगर हम कहें 19 का ए, खंड हुआ ये 19 का क्लोज, 19 क्लोज ए, इसको क्लोज बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोज, और ऐसे हिंदी में बोलते हैं खंड। तो 19 का खंड ए क्या कहता है? प्रेस की स्वतंत्रता। या अगर हम इसी को कहें 19 एक ए, तो ये हुआ क्लोज और ये हुआ सब क्लोज, मतलब उपखंड। तो ये समझिएगा, खंड और फिर उपखंड, ठीक है। तो ये बातें भी ध्यान में रखिएगा। तो आर्टिकल 154 यानी अनुच्छेद 154 का खंड 1 कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अधीन, संविधान के विरुद्ध नहीं, संविधान के अधीन स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, ठीक है। चलिए दूसरे पे चलते हैं। अब आते हैं यहां पे, देखिए आर्टिकल 164 क्या कहता है? आर्टिकल 164 एक खंड 1 कहता है राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, बशर्ते लिख के देता है कि चलिए हम 5 साल के लिए, देखिए क्या नाम है मुख्यमंत्री? हेमंत सोरेन। तो द्रौपदी मुर्मू बोली कि 5 साल संभाल लीजिएगा, तो बोलते हैं हेमंत सोरेन सरकार की बिल्कुल बहुमत है ना, तो बिल्कुल है, चलिए भाई इनको नियुक्ति देते हैं, नियुक्ति पत्र, उसमें साइन रहेगा और मुहर रहेगा राज्यपाल का। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और
मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। और जैसे ही मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं, इनका पहला काम क्या होता है? मंत्री परिषद का गठन करना। जैसे मान लिया जाए कोई एक व्यक्ति, मान लीजिए हेमंत सोरेन सरकार बन गई, सरकार में आ गई, तो देखिए बिना लोभ के कोई काम नहीं होता है, बिना लोभ के कोई काम वहां पे नहीं होगा। तो वहां पे क्या करेंगे ना, सारे लोग, सर आप बन जाइए, जेएमएम से आप उठिए, आप उठिए, आप उठिए, लेकिन शर्त यही है कि मुझे कोयला मंत्री बनाइए, एक कहेगा कि मुझे स्वच्छता मंत्री बनाइए, एक कहेगा कि मुझे कौन सा श्रम मंत्री बनाइए, एक कहेगा कि नहीं हमको खेल मंत्री बना दीजिए। तो सारे लोग हैं, तो मंत्री परिषद का सबसे पहला काम होता है इसका गठन करना। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री जैसे जैसे कहेगा राज्यपाल देखेगा, राज्यपाल यहाँ पे काट भी सकता है नाम को, उसके पास पावर है, लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि पिता और पापा वाला, यहाँ पे पिता और बेटा वाला होता है यहाँ पे रिलेशन, जो मैंने पिछले क्लास में समझाया था। तो आमतौर पे कट्टे कुट्टे नहीं है। सीएम और अन्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाता है। अब देखिए दो शपथ यहाँ पे, राज्यपाल को केवल पद का शपथ, गोपनीयता नहीं, यहाँ पे दो शपथ दिलाई जाती है, सीएम हो या अन्य मंत्री हो। ठीक है, अब सीएम आएंगे उधर से, तो मान लिया जाए मैं दिखा देता हूं, मान लिया जाए मेरे सामने ये है, तो ऐसे पेज पकड़ेंगे, पेज में लिखा रहेगा, चलिए मैं ईश्वर की कसम खा के बोलता हूं, नाम लेके, ये अमुक नाम, ईश्वर की कसम खाता हूं कि अपने पद का संवैधानिक उपयोग करूंगा, संविधान के अधीन तहत काम करूंगा, संविधान के तहत काम करूंगा, लोगों की भलाई जो भी है उसमें हो गया। एक तो पद का हो गया, गोपनीयता का होगा, फिर से वही कि गोपनीयता का शपथ में होगा कि मैं अमुक व्यक्ति ईश्वर की कसम खाता हूं, भगवान की कसम खिला देते हैं लोग, ईश्वर की कसम खाता हूं कि ये बात सीक्रेट बात है जो पत्नी को भी नहीं बताऊंगा। गोपनीय का मतलब कि कोई भी आप फैसला लेते हैं, देखिए जो मंत्री परिषद होती है वहां पे महत्वपूर्ण फैसले नहीं लिए जाते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल, अब आपको दिखा देता हूं मंत्रिमंडल क्या होता है। मंत्रिमंडल ध्यान दीजिएगा, ये मान लिया जाए मैंने लिखा मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल बराबर होता है सीएम प्लस कैबिनेट मंत्री, बस और कुछ नहीं होगा इसमें, सीएम और कैबिनेट मंत्री, तो ये दो मिलके आपके बनते हैं मंत्रिमंडल। तो सीएम और कैबिनेट मंत्री मतलब जो हेड मंत्री हैं वो लोग मीटिंग करेंगे, जितने भी झारखंड में महत्वपूर्ण फैसले लेने होंगे ये मिलके लेंगे। और इन दोनों में मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में हेड कौन होगा, मतलब अध्यक्षता कौन करता है, तो सीएम करता है, पावर, मेन पावर इसी के पास है। जैसे मान लिया आपको जेपीएससी का बहाली निकालना है, या जेपीएससी छोड़िए, मान लीजिए कहीं पे खनन का काम हो रहा है और खनन का नया प्रोजेक्ट लगाना है, उस पे मीटिंग बैठना है, तो सारे मंत्री अपने अपने हेड के विभाग के रहेंगे और सीएम सब पूछेगा, हाँ बताइए आपका राय बताइए, आपका राय बताइए, और कहने के बाद फिर अपने अंतिम फैसला जो ये लेते हैं। तो मंत्रिमंडल में कौन होते हैं, सीएम और कैबिनेट। तो अब यहाँ पे सीएम और अन्य मंत्रियों को तो पद और गोपनीयता। अब देखिए यहाँ फैसला लिए, मान लीजिए मोदी जी, अब यहाँ मोदी जी पे बात लाता हूँ, मोदी जी रात में फैसला लिए कि नोटबंदी करना है, उसमें से कोई एक निकल के पत्नी को कह दिया, पत्नी उसको कही, तो ये तो बात लीक हो गया। आप झारखंड राज्य के लिए या किसी भी राज्य के लिए या देश के लिए हम बता देते हैं, देश के लिए छोड़िए वो तो प्रेसिडेंट वाली बात आ जाएगी, लेकिन राज्य के लिए, राज्य में महत्वपूर्ण फैसला लिए हैं आप अब लीक कर दीजिएगा बात को, तो फिर कहां से प्राइवेसी होनी चाहिए, सिक्योर मतलब ये होना चाहिए इनके बीच। तो ये गोपनीय रखना है आपको, जो भी आपके निर्णय लिए जाएंगे जो सार्वजनिक नहीं करने हैं उसको गोपनीय रखना है, और यहाँ का बात वहां नहीं करना है। जैसे राज्य में क्या डेवलपमेंट चल रहा है, कौन सी परेशानी है, उसको कहीं उधर ये पाकिस्तान में जाके शेयर नहीं कर देना है ना, नहीं तो फायदा उठा लेगा। राज्य का प्रत्येक मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, राज्यपाल जब चाहेगा सब उठा के अलग कर देगा, तो मंत्री हो चाहे सीएम हो, ठीक है, सॉरी सीएम बोल रहे हैं मंत्री सीएम नहीं। आर्टिकल 166 कहता है राज्य सरकार के सभी कार्य औपचारिक मतलब क्या होता है, फॉर्मेलिटी, जिसे शादी में नहीं जाते हैं, कोई बुला दिया आपको अचानक काट देता है कि शादी में आना, तो बोलते हो फॉर्मेलिटी निभाना है, तो आप जाते हैं 10 मिनट और खींच के एकदम खा लेते हैं जो भी मर्जी आता है, ये भी ले लिए वो भी ले लिए, और फॉर्मेलिटी, हाँ हाई हेलो की चलते बने, वो हुआ फॉर्मेलिटी। और किसी के शादी में आप आमंत्रित किए जाते हैं तो एक दिन पहले जाते हैं और उसका विधि व्यवस्था सब कुछ देखते हुए सारा कुछ करते हुए तब आते हैं, तो यहाँ सारा फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। राज्य सरकार के सभी कार्य औपचारिक रूप से मतलब फॉर्मेलिटी रूप से राज्यपाल के नाम से होगा, फॉर्मेलिटी रूप से राज्यपाल के नाम, लेकिन कर्ता कौन है, सीएम।
ये भी याद रखिएगा। आर्टिकल 165 क्या कहता है? राज्य का प्रथम विधि अधिकारी या राज्य का प्रथम कानून मंत्री ये होता है महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। एक बात और याद रखिएगा, यहीं से रिलेट करता हूं मैं। देश का प्रथम विधि अधिकारी या देश का प्रथम कानून मंत्री कह दीजिए, मंत्री तो नहीं लेकिन कानून व्याख्याता बोलिए उसको, वो होता है आपका अटॉर्नी जनरल, महान न्यायवादी। अच्छा, इनका महाधिवक्ता का काम क्या होता है? जैसे मान लीजिए राज्यपाल बन गए द्रौपदी मुर्मू, तो द्रौपदी मुर्मू एलएलबी और ये सब चीज में तो मतलब वकालत तो नहीं की है, बहुत बड़ा वकील तो है नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो वो अगर कभी ऐसा राज्य सरकार को हुआ जैसे सोनी कुमारी वाले केस में, अब सलाह लेना है आपको, उच्च स्तरीय सलाह लेना है, तो महाधिवक्ता को बुलाइए, सलाह लीजिए, है ना, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, संविधान में क्या नियम है, आप बताइए, पोथी पत्र खोलिए महाधिवक्ता साहब और बताइए कि सेक्शन ये में क्या लिखा हुआ है। तो ये है महाधिवक्ता। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। और ये काम क्या करता है? हालांकि इसकी नियुक्ति राज्यपाल ही करेंगे। इनका काम होता है सलाह देना। चाहेंगे तो विधानसभा में जाकर बैठेंगे, बोलेंगे भी, लेकिन वोटिंग नहीं करेंगे और भी कोई काम नहीं करेंगे ये। खैर, तो ये बहुत ही एक्सपर्ट आदमी होते हैं, ये ऐसे ही नहीं बनते हैं, बहुत एक्सपर्ट आदमी होते हैं, मतलब कानून के बहुत एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हाँ ये सॉरी छूट गया था इसी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त कार्यपालिका संबंधी बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका काम है नियुक्ति वाला। अब कौन कौन कहां नियुक्त करेंगे? सबसे पहले तो मैं बता दिया कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल यानी गवर्नर करते हैं। यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग जो कि रांची में है, आपको पता है, राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य आयुक्त, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और एक चीज और आपको यहां बताते चलें, जो राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग ये 2 इलेक्शंस करवाती है। ऐसा नहीं कि राज्य में है तो विधानसभा का कराएगी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और विधान परिषद, इनका निर्वाचन देश वाला जो निर्वाचन आयोग है वो कराती है। ठीक, यहां ये 2 कराएंगे। पहला कराएंगे नगरीय निकाय का चुनाव, मतलब जैसे जिसमें बनते हैं ना आपके ये नगर पालिका हो गया और मेयर हो गया, ये सब का कराएंगे। और दूसरा कराएंगे ग्राम पंचायत का चुनाव, जिसमें आपके जिला परिषद प्रमुख और मुखिया वगैरह बनते हैं। तो ये इनका यही इतना ही काम है, बाकी अटर पटर मत जोड़ दीजिएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर। राज्य वित्त आयोग, अब देखिए जहां भी आप काम कर रहे हैं, जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी में चले जाइएगा, तो आपके पास फाइनेंशियल एक होना चाहिए ना, तो हर जगह एक वित्त आयोग होना चाहिए देश में या राज्य में। तो इसके अध्यक्ष की और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग, जिसको हम बोलते हैं जेपीएससी, अगर झारखंड की बात करें, हम तो झारखंड की बात कर रहे हैं ना, तो झारखंड लोक सेवा आयोग यानी राज्य में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल। लेकिन हटाने का पावर इनका नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल नहीं हटा सकता, वरन राष्ट्रपति हटाता है, ये याद रखिएगा। राज्य संवैधानिक आयोग, अब संविधान राज्य में जितना संवैधानिक आयोग है उनके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और खुद राज्यपाल विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। आपने देखा होगा कि द्रौपदी मुर्मू कभी रांची में, कभी डाल्टनगंज में, कभी हजारीबाग में, कभी दुमका में, कहीं कहीं जाती हैं। जो डिग्री कॉलेज होते हैं, जैसे एमए कोई पास किया तो उसके बाद ऐसा टोपी बना के ऐसे देते हैं और वो फिर मतलब उपाधि है, मतलब एक तरह से सम्मानित करते हैं। तो राज्यपाल आते हैं और विद्यार्थियों को वो प्रशस्ति पत्र, प्रमाण पत्र और वो चीज देते हैं। अगला है अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय क्या होता है? देखिए, उच्च न्यायालय के अधीन और उसके नियंत्रण में, उच्च न्यायालय के कंट्रोल में रहेगा ये अधीनस्थ न्यायालय, जिसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। या जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है, तो ये भी बात आपको याद रखनी चाहिए। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं राज्यपाल। आर्टिकल 217 का खंड 1 ये कहता है। अब आइए आगे चलते हैं।
राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है, संवैधानिक तंत्र कैसे फेल होता है वो दिखाते हैं, फेल करेंगे नहीं, बस दिखा देते हैं, बता देते हैं कि कैसे होता है। संवैधानिक तंत्र फेल होने का मतलब क्या होता है वो समझिए। राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है, सबसे पहले ये बताइए कि प्रेसिडेंट हूं, सीएम हो या गवर्नर हूं, संविधान के अधीन काम करेंगे, संविधान के विरुद्ध जाके काम तो नहीं करेंगे। तो राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र, संविधान के तहत अगर काम मुख्यमंत्री नहीं कर रहा है, और संविधान में यह कहा गया है कि जिस भी राज्य का मुख्यमंत्री होगा, जहां भी होगा, जितना भी विधानसभा का सीट है उसका 50% प्लस 1 मेजोरिटी हमेशा उसके साथ होना चाहिए, जितने दिन वो वर्क में है, मतलब जितने दिन वो पद पे है। एक भी दिन ऐसा लगा कि कम है तो विपक्ष सरकार तुरंत अल्पमत वाला मतलब बहुमत लाती, अल्पमत लाती है, बोलती है कि आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिए। बहुमत सिद्ध करने के लिए चैलेंज करती है, जैसे मोदी जी को एक बार किया गया था पिछली बार ना, आपको याद होगा। मान लिए अल्पमत में सरकार आ गई और सरकार गिर गई, अब कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है, पहला। दूसरा, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दिया, दो कंडीशन। तीसरा, मुख्यमंत्री टपक गए मतलब मर गए, तो संवैधानिक तंत्र फेल हो जाएगा। और ऐसे कंडीशन में राज्यपाल क्या करेगा? राज्यपाल करेगा आर्टिकल 356 का प्रयोग, 356, ठीक है, 356 का प्रयोग करेगा और इसमें राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट रूल लागू करा देगा। कहां से कह के? सबसे पहले एक लेटर बनाएगा, बोलेगा राष्ट्रपति महामहिम। राष्ट्रपति को क्या बोलते हैं? महामहिम। महामहिम, दो चीज याद रखिएगा, राष्ट्रपति को बोलते हैं महामहिम और जज को बोलते हैं माय लॉर्ड, मतलब मेरे भगवान। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट पद भी हैं। तो प्रेसिडेंट को ये एक लेटर लिखेंगे बजाते कि यहाँ हमारा सरकार गिर गया है, कोई मुख्यमंत्री बनने को तैयार नहीं है, सब अपने अपने अलग अलग खेमे में लगे हुए हैं। तो राष्ट्रपति उस संदर्भ में राष्ट्रपति शासन कर देगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यहां से जब बात जाएगी सेंटर में तो राष्ट्रपति अपने मन से नहीं लगाएगा, पहले मंत्रिमंडल से पूछेगा। क्या झारखंड में देखिए द्रौपदी मुर्मू सरकार दी है, राष्ट्रपति शासन एक बार उसमें शिबू सोरेन के काल में सबसे पहली बार लगा था ना, तो शिबू सोरेन उस समय प्रतिभा देवी सिंह पाटिल मुख्यमंत्री राष्ट्रपति थी, तो राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल मंत्रिमंडल से पूछी, अपनी सेंटर वाली मंत्रिमंडल से, कि देखिए ना वहां के शिबू सोरेन जो सीएम है वो अल्पमत में आ गए हैं, गिर गए हैं, तो उनको क्या किया जाए? तो वहां मंत्रिमंडल कहेगा कि लगा दीजिए। मंत्रिमंडल अगर कहा तभी लगाना है, नहीं तो नहीं कहेगा तो नहीं लगाएंगे। क्यों ऐसा होता है? कारण उसका एक और है, कभी विस्तृत में डिटेल पॉलिटी पढ़िएगा उधर सेंटर वाला तो बता देंगे, बस शॉर्ट में बता देता हूं मैं। उसका कारण एक क्या है, उसका ध्यान दीजिएगा। कारण क्या है? राष्ट्रपति आज प्रेसिडेंट रूल लगा देता है, अगर राज्य में कल के कोई गड़बड़ी होती है तो सेंटर वाला तुरंत हाथ खड़ा करके आप ही ना किए थे, मतलब दादाजी कोई एक्शन लेते हैं बेटों के खिलाफ। हर राज्य में अपना अपना बेटा है, हर राज्य में अपना अपना उनका मतलब नीचे वाला पार्ट वाला आदमी है, तो दादाजी कहीं एक्शन लिए और वो गलत साबित हो गया तो सारा बेटा मिलके पता क्या कहेगा? आप ही ना किए थे, आप ही ना किए थे। तो कहने का मतलब जो महामहिम है वो अपने ऊपर रिस्क नहीं लेते हैं, वो बोलते हैं कि चलो भाई तुम लोग बोलोगे तो लगाएंगे, तो लग जाएगा। लगेगा तो 6 महीना प्रभावी रहेगा, और अगर फिर बढ़ाना है तो फिर संसद द्वारा अनुमोदन होता है इसका, कभी डिटेल में पढ़िएगा तो बता देंगे। तो यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगेगा। प्रेसिडेंट रूल जिस दिन लग गया उस दिन समस्त पावर, मतलब राज्य का, झारखंड राज्य का समस्त पावर चला जाएगा कहां? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के हाथों में, मतलब सेंटर में, और वो पावर अपने से ट्रांसफर करके देंगी राज्यपाल को। यानी राष्ट्रपति शासन जब लगेगा तो राज्यपाल को, राष्ट्रपति शासन जब लगेगा तो राज्यपाल को सेंटर से पावर मिलता है और राज्यपाल धनाधन काम करता है। खैर, इस समय जब प्रेसिडेंट रूल रहेगा उस समय कोई भी नियम कानून नहीं बनता है। खैर, राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार हो जाता है और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करने लगता है राज्यपाल। भारत में सर्वप्रथम जो प्रेसिडेंट रूल लगा था वो पंजाब के पेप्सू प्रांत में लगा था, और झारखंड में अब तक 3 बार लगा है राष्ट्रपति शासन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2009, 10 और 13, ये याद रखिएगा। पहली बार जब लगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है आपको, पहली बार जब लगा उसमें सीएम थे शिबू सोरेन और गवर्नर थे सैयद सिपतेरा जी। तो सैयद सिपतेरा जी बोले कि नहीं मतलब ये अल्पमत में आ गए, तो बोले कि चलिए लगा देते हैं, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल लगा दी। ये काल क्या था? 19 जनवरी 2009 से 27 दिसंबर 2009 तक रहा था। दूसरा बार कब लगा? जब सीएम शिबू सोरेन थे और गवर्नर MOH फारूक थे, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल उस समय
राष्ट्रपति थी, ये 1 जून 2010 से 10 सितंबर 2010 तक लगा था। तीसरा बार कब लगेगा, ध्यान दीजिए, तीसरा बार लगेगा जब सीएम अर्जुन मुंडा थे, गवर्नर सैयद अहमद थे झारखंड के, और प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी थे। ये 18 जनवरी 2013 से 12 जुलाई 2013 तक रहा। अभी उसके बाद नहीं लगा है, तो ये बहुत गुड न्यूज है हम लोगों के लिए कि चलिए भाई कम से कम बचे हुए हैं। अब आते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां ध्यान दीजिएगा, लेजिस्लेटिव पावर्स। आर्टिकल 164 क्या कहता है, आर्टिकल 164 कहता है राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग है। विधानमंडल के होते हैं 3 पार्ट और 2 पार्ट, 2 भागों में। संसद के कितने अंग है, 3 अंग। पहले का एकदम फेमस क्वेश्चन था, ये बार बार पूछा जाता था, संसद के कितने अंग है, तो 3 अंग। उसी तरह विधानमंडल के 6 राज्यों में 3 पार्ट और बाकी राज्यों में 22 राज्यों में 2 पार्ट। विधानमंडल में 2 पार्ट कौन होगा, बाकी राज्यों में। अभी हम झारखंड पढ़ रहे हैं, तो ये है विधानमंडल एज अ संसद, मतलब सेंटर में संसद तो राज्य में विधानमंडल। पहला तो होगा गवर्नर और दूसरा होगा विधानसभा, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल का पार्ट है आर्टिकल 164, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल विधानमंडल का सत्र यानी सेशन आहूत करता है, मतलब बुलाता है, सत्रावसान करता है, मतलब चलिए भाई भागिए, और विघटन मतलब डिसॉल्व, मन किया मतलब वैसा कंडीशन रहेगा, मन से कोई काम नहीं होते हैं, वैसा कंडीशन रहा तो विघटन कर देंगे, काम खत्म, सब विघटन होने के बाद सब कहानी खत्म, आर्टिकल 174 में कहा गया है। राज्यपाल दोनों सदनों को, मतलब दोनों सदन कौन कौन, विधानसभा और विधान परिषद, जहां पे विधान परिषद है। हालांकि झारखंड का जो स्ट्रक्चर है एक सदनीय ही है, तो दोनों सदनों को संबोधित और उन्हें संदेश भेज सकता है, जो भेजना हो। अरे दादाजी हैं, दादाजी को बेटा के पास संदेश भेजना है तो भेज दिए, है ना, दोनों जगह। आर्टिकल 175 में ऐसा कहा गया है, कोई भी विधेयक तभी अधिनियम यानी कानून बनता है जब उस पर गवर्नर का साइन होता है। सबसे पहले क्या होगा, विधानसभा में बात उठेगी, अब विधान परिषद तो है नहीं, तो विधानसभा में बात उठेगी, वहां पे मेजोरिटी 2/3। अब वहां पे पारित होने के भी कई प्रोसेस है, एक तो है 50% + 1 यानी साधारण बहुमत, एक विशेष बहुमत है यानी 2/3 बहुमत। तो 2/3 बहुमत से मान लीजिए पारित कर दिए तो राज्यपाल के पास आएगा, राज्यपाल अगर खारिज कर दिया तो फिर कैंसिल। लेकिन ऐसा इनके पास लिमिटेशन भी है। खैर, विधानमंडल का अधिवेशन राज्यपाल के भाषण से प्रारंभ होता है, राज्यपाल भाषण देंगे। चलिए भाई स्टार्ट कीजिए। आर्टिकल 176 के तहत यानी 176 कहता है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्य मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। इनका जो अभिभाषण होता है पहले सत्र में, राज्य मंत्रिमंडल मिलकर तैयार करता है, बोलता है कि ये बोलना है आपको, बताता है कि ये आपको बोलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए आर्टिकल 180 यहां पे लिखा हुआ है, अच्छा, विधान परिषद में 1/6 सदस्य, विधान परिषद में 1/6 सदस्य और विधानसभा में 1 सदस्य यानी एंग्लो इंडियन को राज्यपाल मनोनीत करता है यानी नॉमिनेट करता है मन से। विधान परिषद में 1/6 सदस्य जो कला साहित्य विज्ञान सहकारी क्षेत्रों में अनुभवी हो या समाज सेवा में अनुभवी हो, उनको राज्यपाल मनोनीत करता है। आर्टिकल 171 का क्लोज 3 ये कहता है। आर्टिकल 180 यानी 180 ये कहता है राज्यपाल विधानसभा के कार्यकारी अध्यक्ष को नियुक्त करता है, कार्यकारी अध्यक्ष को। ठीक है, विधानसभा का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होगा, अब ध्यान दीजिए, विधानसभा में अध्यक्ष नहीं है तो कार्यकारी अध्यक्ष को नियुक्त कर दिया। आर्टिकल 184 राज्यपाल विधान परिषद के सभापति मतलब कार्यकारी सभापति को नियुक्त करता है। ठीक है, आर्टिकल 202 राज्य का बजट, हालांकि ये तो चलिए अच्छा फाइनेंस में भी है, यहाँ भी है, राज्य का बजट आर्टिकल 202, 112 में है, 110 में है आपका धन विधेयक वो सेंटर वाला, और 112 में है बजट वहां पे सेंटर में, लेकिन यहाँ 202 राज्यपाल राज्य विधान मंडल के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको बोलते हैं बजट ये रखवाता है। कहाँ रखवाता है, राज्य विधान मंडल के समक्ष, मतलब विधानसभा ही है बचा हुआ है ना। हालांकि जहां पे विधानमंडल दो स्ट्रक्चर ये है, तो वहां पे पंचायतों एवं नगरपालिका के लिए हर 5 वर्ष पर राज्यपाल वित्त आयोग का गठन कर सकता है, क्योंकि पंचायतों को पैसा चाहिए तो वो यहां से दादाजी दिलवा देंगे। आर्टिकल 213 यानी 213 बहुत ही इंपॉर्टेंट, उधर आपका प्रेसिडेंट में 123 था, यहां 213 उलट दीजिए। 213
आर्टिकल 213, अब ध्यान दीजिए आर्टिकल 213, संघ का आर्टिकल जो है 52 से 151 तक है, 52 से 151, ये संघ का मतलब, तो राज्य का 152 से 237 या समथिंग है, सही कुछ, तो 152 से 237 अगर हम जा रहे हैं तो 152 200 राज्य वाला में आएगा। अब आपको करना क्या है, 1 2 3 याद कीजिए, 1 2 3 1 2 3, यह है आपका राष्ट्रपति, मतलब संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, राज्यपाल करेगा, तो इसको उलट दीजिए 213। अब 321 मत कर दिएगा तो बहुत आगे चल जाएगा। 213 याद करने का तरीका बता रहे हैं, राज्यपाल विधानमंडल के विश्रांति काल, मतलब विश्रांति काल मतलब छुट्टी उट्टी पे चल गए हैं, विधानमंडल मतलब विधानसभा के लोग छुट्टी में हैं, चाहे नहीं चल रहा है, अध्यादेश, अध्यादेश मतलब आधा आदेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। और इसका प्रभाव क्या होगा, विधानमंडल की बैठक आरंभ होने की तिथि से 6 सप्ताह तक ये प्रभावी रहेगा, तो बाद में ये समाप्त हो जाएगा। बाकी अगर नियम कानून बनाना है तो फिर बनाते रहिए। विधानमंडल यदि इसे स्वीकार कर दे तो यह तुरंत खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 333 के तहत यह कहा गया है कि विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को राज्यपाल अपने मन से मनोनीत कर सकता है। अब तो एंग्लो इंडियन पे खतरा आ गया है, कर नहीं रहे लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए अब वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर, राज्यपाल की सिफारिश के बिना न तो धन विधेयक विधानसभा में पेश किया जा सकता है, न ही किसी अनुदान की मांग को प्रस्तुत किया जा सकता है। संशोधन के लिए भी राज्यपाल की सिफारिश चाहिए। दादाजी से अगर पैसे लेने हैं बेटा को, मतलब पापा को या फिर पोता को या भाई को उनका, तो बिना दादाजी के सहमति के तो पैसा आपको मिलना ही नहीं है। राज्यपाल कौन है, दादाजी। राज्यपाल की सिफारिश के बिना धन विधेयक कहीं आपको पेश नहीं कर सकते, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है राज्यपाल अनुच्छेद 202 के तहत विधानमंडल के समक्ष बजट पेश कराता है, ये वहां पे था। राज्यपाल राज्य सरकार की आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि को बोलते हैं कॉन्टिजेंसी फंड, पर राज्यपाल कर नियंत्रण होता है। कॉन्टिजेंसी फंड क्या होता है कि पैसा काफी इसमें, जैसे 50,000 करोड़, मेरे ख्याल से 50,000 करोड़ सेंटर रखती है आकस्मिक निधि में, ठीक है। तो अगर आकस्मिक निधि में आप पैसे रखे हैं तो उस पर नियंत्रण राज्यपाल का होगा। जैसे दादाजी रखते हैं पैसा घर में कि बेटे का तबीयत खराब हो गया या हमारे घर में कोई आकस्मिक कुछ हो गया, तो उसके लिए दादाजी एक खजाना अलग ही रखते हैं, उस पर दादाजी का ही नियंत्रण होता है, उस पर बेटो का किसी का अधिकार नहीं होता है। तो ये याद रखिएगा, आकस्मिक निधि यानी कॉन्टिजेंसी फंड पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है। राज्य की आय व्यय के संबंध में कैग का प्रतिवेदन कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का प्रतिवेदन प्राप्त करके विधानमंडल के समक्ष राज्यपाल रखवाता है। कैग यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल राज्य की आय व्यय का संबंध में कैग का प्रतिवेदन प्राप्त करके राज्यपाल रखवाते हैं विधानमंडल के समक्ष। देखो भाई, साल भर में ऐसे ऐसे खर्चे हुए, यहाँ पैसे गए, विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं और दिखाते हैं कि राज्य में पैसों का ये चल रहा है अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायिक शक्तियां यानी जुडिशियल पावर्स, तो और बड़ा कर दो। चलिए जुडिशियल पावर देखिए, अब जुडिशियल पावर न्यायिक शक्तियां, इसमें देखिए पहला है आर्टिकल 161 क्षमादान की शक्ति। किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को दंड के मतलब दंड को क्षमा कर सकता है, लेकिन मृत्यु दंड को छोड़कर उसका प्रविलंबन, विराम, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है। बाकी चीजें समझाता हूं। किसी को 17 साल की सजा मिली है तो राज्यपाल चाहेगा तो कम कर सकता है। किसी को सश्रम कारावास मिला है, सश्रम मतलब आपको शारीरिक श्रम भी वहां करना है या कठोर सजा जिसको बोलते हैं, तो वो उसमें कमी ला सकता है। ये सारा राज्यपाल कर सकते हैं, लेकिन मृत्युदंड माफ कभी नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में लिखी हुई है। आर्टिकल 72 कहता है राष्ट्रपति किसी के मृत्युदंड को माफ कर सकता है, ये याद रखिएगा। क्षमादान, लघुकरण में क्या होता है? लघुकरण देखिए यहाँ पे लिखा होगा, लघुकरण यानी कम्यूट, तो सजा की प्रकृति को बदलना। जैसे मान लिया जाए मृत्यु दंड को कठोर कारावास में बदल देना। मान लिया किसी को मृत्यु दंड मिला है तो कठोर कारावास में बदल सकते हैं, मृत्यु दंड माफ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लघुकरण। दूसरा है आपका परिहार, सजा की मात्रा को बदलना।
10 साल सजा, 17 साल सजा मिला, चलो भाई तुमको 10 साल कर देते हैं, है ना, तो इसको बोलते हैं परिहार। तीसरा आपका है विराम, विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा कम करना। जैसे मान लीजिए कोई महिला गिरफ्तार हुई और बेचारी वो मतलब प्रेग्नेंट है, तो उसकी विशेष कंडीशन आ गई, फिर मातृत्व की बात आ जाती है, वहां पे बच्चे को बचाना और फिर महिला को बचाना, तो ऐसे कंडीशंस में माफ हो जाता है। जैसे शारीरिक अपंगता, जैसे कोई गया और या फिर पकड़ा गया शारीरिक रूप से अपंग है, या फिर कोई महिला जो गर्भावस्था में मतलब है, तो उतने टाइम तक आपको छूट दे दिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब बाहर निकाल दिया जाएगा, जेल में ही रही, लेकिन बहुत आपका सजा कहने का मतलब कि कम हो सकता है कि आपका सजा 6 महीने का हो, 8 महीने का हो, और उसी दौरान आपको पता चला कि मतलब जेलर को पता चला या आपने सूचना दिया कि 3 महीने में प्रेग्नेंट होने हैं, तो ऐसे कंडीशन में छोड़ भी सकते हैं, छोड़ भी देते हैं, है ना। प्रविलंबन, किसी दंड को कुछ समय टालने की प्रक्रिया। प्रविलंबन मतलब किसी दंड को कुछ समय, जैसे मान लिया आपको दंड मिल गया 10 साल का सजा, टाल दो भाई, थोड़ा दिन इसको घूमने दो, ये वाला किसी दंड को कुछ समय टालने की प्रक्रिया। या फिर आपको वहीं जेल में भी कुछ दंड मिला है तो फांसी के संदर्भ में फांसी को टालना, ठीक है, फांसी के संदर्भ में जैसे किसी को फांसी मिल गई, टाल दो, चलो हटाओ। क्षमा, पूर्णता माफ करना, इसका मतलब हुआ कि अपराध हुआ ही नहीं कभी, राष्ट्रपति ये कर सकता है, राज्यपाल कभी नहीं करेगा, इसलिए मृत्युदंड, अरे इसलिए मृत्युदंड माफ हो जाते हैं। यानी इसका मतलब कि अपराध आपसे हुआ ही नहीं, राष्ट्रपति केवल ऐसा करेगा, माफी देगा, ये आपके राज्यपाल के पास पावर नहीं है। चलिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति में मुख्य रूप से 2 अंतर हैं। पहला, राज्यपाल मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है, लेकिन वो राष्ट्रपति की तरफ पूर्ण रूप से माफ नहीं कर सकता है, मैंने भी बताया आपको। दूसरा है, राज्यपाल सैन्य न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति की कुछ मदद नहीं कर सकता, जबकि राष्ट्रपति सजा को कम या माफ कर सकता है। सैन्य न्यायालय सैनिकों का अपना होता है, वहां पे सजा जो मिलती है उसमें राज्यपाल कहीं कोई इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, बाकी प्रेसिडेंट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, राज्यपाल हाईकोर्ट के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, मैंने बताया है आर्टिकल 233 यानी 233, प्रोन्नति मतलब ऊपर ले जाना, और स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर कर सकता है। प्रोन्नति का मतलब होता है प्रमोशन, तो प्रमोशन कर सकते हैं और ट्रांसफर भी कर सकता है राज्यपाल, हाईकोर्ट के परामर्श से करेगा जिला न्यायाधीशों की, क्योंकि ये कोर्ट के और मतलब क्या बोलते हैं न्यायाधीश, मतलब जो कोर्ट है उसके बारे में राज्यपाल को बहुत ज्यादा जानकारी विशेष नहीं होती है, लेकिन जिला न्यायाधीश को करना है तो क्या नियुक्त किसको करें, प्रोन्नति किसको क्या करें, तो हाईकोर्ट से परामर्श वो ले लेता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में, ये तो राष्ट्रपति को सलाह देता हो गया था। अब आए विवेकाधीन शक्तियां, हाँ ये इंग्लिश आया इसका, आर्बिट्ररी पावर्स। आर्बिट्ररी पावर्स, विवेकाधीन शक्तियां, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे आपको सब पहले पढ़ लेते हैं, इसको बाद समझाते हैं। राज्य में संवैधानिक विफलता के कारण राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, ये उनके विवेक पे निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए झारखंड में है 82 सीट, अगर हम निर्वाचन की बात करें तो 81 है। इन 81 में मान लिया जाए, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाता हूं, मान लिया 82 सीट है, बहुमत के लिए कितना चाहिए, 81 लेते हैं, बहुमत के लिए कितना चाहिए, 41 42 ले लेते हैं, 42, 50% प्लस 1, ठीक है, 42 या 43 जो भी आ रहा है आपका, है ना, 40 दूनी 80, 40.5, 40.5, ठीक है, 42। बीजेपी को मान लीजिए मिल गया सीट, बीजेपी को मिल गया 20, कांग्रेस को मिला 19 या 20 ही मान लीजिए 20, और जेएमएम को मिला 18, जेवीएम को मिला 18, इसी कुछ इस तरह से और अदर को मिल गया बाकी, ठीक है। अब इसमें बहुमत किसको है, तो किसी बीजेपी को मान लीजिए 25 मिला, 25, और इसमें बहुमत किसको है, किसी को नहीं है बहुमत, बहुमत के लिए 42 आना चाहिए, सरकार तभी बनेगी। ऐसे कंडीशन में सब लगेगा आपस में गठबंधन करने, कांग्रेस बीजेपी वाला, देखिए कांग्रेस को क्या बहेगा, देखिए मेरा 25 है आपका 20 है, दोनों मिल जाएंगे तो 45 हो जाएगा, बहुमत में आ गए, सरकार बना लीजिए, तो कांग्रेस वाला बोलेगा बिल्कुल बना लीजिए, तो बीजेपी कहेगा लेकिन एक शर्त है, मुख्यमंत्री मेरा होगा, तो बोलेगा, कांग्रेस वाला बोलेगा ज्यादा तेज तुम ही हो, अच्छा ये बोलेगा उसको कि तुम सरकार आप मिलके हमारे साथ बनाइए, तो बीजेपी कांग्रेस वाला कहेगा, बीजेपी वाला कहेगा ठीक है, तो कांग्रेस कहेगा कि मुख्यमंत्री मेरा होगा, तो कहेगा तुम ही तेज हो, तो इसी तरह आपस में चलते रहेगा तो सरकार तो बन नहीं पाएगा,
फिर दोबारा इलेक्शन तो कराएंगे नहीं। तो ऐसे में राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करके इसमें देखेगा सबसे बढ़िया पार्टी का बढ़िया आदमी कौन है, उसको नियुक्त कर देगा सीएम। बाकी बाद में लड़ते रहिए, ज्यादा अगर टाए टाए किए, ज्यादा लड़े तो सीधे एक लेटर लिखना है, प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, कहां से जेएमएम और बीजेपी और कांग्रेस और जेवीएम करते रह जाइएगा। खैर, विधानसभा चुनाव के बाद किसी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त न होने पर स्वविवेक मतलब अपने बुद्धि से अपेक्षित बहुमत दल के नेता यानी सीएम का चयन कर सकता है राज्यपाल, और सीएम को नियुक्त कर देगा वो। किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करना, मान लीजिए कोई विधेयक आया, उसको लगा कि राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर दे, तो रिजर्व करके आरक्षित करके रख देगा। आर्टिकल 200 के अनुसार विधेयक पर अनुमति देना, रोकना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, यह आर्टिकल 200 में कहा गया है। सीएम की मृत्यु पर नए सीएम की नियुक्ति, मान लीजिए सीएम मर गए, अचानक मर गए, तो तुरंत इलेक्शन होगा नहीं, चलिए भाई इसी पार्टी में से किसी बढ़िया लीडर को उठा के सीएम नियुक्त कर दिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद के अल्पमत में आने पर विधानसभा को विघटित कर देगा। मंत्रिपरिषद अगर अल्पमत में आ गई तो विधानसभा गयो काम से, और विधानसभा का विघटन हुआ तो सारे चौपट, सारे गए। एक चीज और, मुख्यमंत्री अगर अपना इस्तीफा गलती से दे दिया, किसको देगा मुख्यमंत्री इस्तीफा? राज्यपाल को। उसी दिन जितने भी मंत्री हैं, स्वच्छता तो जल तो मतलब ग्रामीण विकास, खनन मंत्री, सारे ध्वस्त, टोटल खत्म अपने आप, क्योंकि राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका टोटल शक्ति, हाँ विवेकाधीन तक तो हो ही गया। तो ये था राज्यपाल से संबंधित टोटल इंपॉर्टेंट फैक्ट। आप इसको बढ़िया से देखिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा। और हाँ एक चीज और आपको बता दूं, पीडीएफ के लिए आप जब बार बार बोल रहे हैं, आप प्लेलिस्ट के लिए बहुत जल्द टेक्निकल टीम बना देगी, पीडीएफ भी बहुत जल्द आपके एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएंगे, एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेंगे आपको। एप्लीकेशन का नाम बता दूं मैं, एप्लीकेशन है आपका, जाइएगा आजाद जेपीएससी एकेडमी, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, आजाद जेपीएससी एकेडमी, ठीक है, यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप, यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप, तो इस नाम से ढूंढिएगा, मिल जाएगा, खाली आजाद जेपीएससी एकेडमी करिएगा तब भी आ जाएगा। गूगल प्ले स्टोर से आप अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, फिर उसमें डाटा भरिए, जो भी है थोड़ा बहुत भरना है, मोबाइल नंबर, नाम वगैरह, बस। उसके बाद फिर आप एप्लीकेशन पे आइएगा, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी फ्री में भी, और जिनको कोर्स खरीदना है पेड कोर्स के तहत आ सकते हैं वो, और बहुत जल्द आपका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा लोक सेवा आयोग। और जैसे सीजीएल के बच्चे भी रेडी रहे, एग्जाम होंगे, ठीक है। तो ये तैयारी आप करिए, अपने लाइफ में आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।